कि जो इस देश के नागरिक को उपलब्ध आवश्यकता महसूस हो, यानी विकल्प दें। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। तो हमारा देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम अपना यहाँ का उत्पाद अपने उपयोग में आए। तो उद्यमियों को प्रेरित किया कि आप ऐसा उत्पाद तैयार करें, ऐसी चीज़ उत्पादन करें ऐसी चीज़ों का जो इस देश की ज़रूरतें हैं, इस देश को चाहिए, इस देश को जो जो आवश्यकताएं हैं वो हम अपने यहाँ तैयार करें। और उसी का प्रभाव है कि आज मोबाइल भी हिंदुस्तान में बनने लगे हैं, कई ऐसी लग्जरी आइटम्स भी हिंदुस्तान में बनने लगे हैं। आज अमेरिका क्यों तिल मिलाया हुआ था, उसने टैरिफ क्यों लगाया? इस टैरिफ के बारे में आप सब जागरूक पत्रकार महानुभाव हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टैरिफ मीन्स इम्पोर्ट ड्यूटी। अमेरिका जो वस्तु इंपोर्ट करता है उसको टैरिफ के रूप में माना जाता है। वो कोई भी वस्तु अपने देश में हम बेचेंगे अमेरिका में तो हमारी कीमत तो यथावत है, हमें कोई हानि होनी नहीं है। वहाँ के नागरिक को 1.5 गुना पैसा देना पड़ेगा, 50% टैरिफ लगेगा। तो हम यदि एक गोली 10 रुपये की देते हैं तो वो गोली अमेरिका के नागरिक को 15 रुपये की मिलेगी। तो उन्होंने ये सोचा कि अमेरिका अधिक भारत से खरीदेगा नहीं, लेकिन उनको जब बाद में पता चला कि इससे सस्ती कोई दवा दुनिया का देश दे नहीं सकता। और आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले के समाचार पत्रों में उन्होंने दवाओं पर और इसको मुक्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम ही दे सकते हैं। वो गोली जो 10 रुपये की हम देते हैं, दुनिया के कोई भी देश 10 रुपये में दे नहीं सकता। इसलिए अमेरिका के नागरिक, अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ उठने लगी है कि ये तो हम पर बोझ डाला आपने, हमको तो लेना ही पड़ेगा हिंदुस्तान से वो माल। अमेरिका शस्त्र निर्यात करता था। अमेरिका को दर्द इस बात का है कि पहले वो शस्त्र, उनका आजीविका रोजगार इसी पे चलता है कि वो शस्त्र बना करके निर्यात करता है, शस्त्र बेचता है। अब हिंदुस्तान ने बनाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो ऐसे शस्त्र बनने लगे ब्रह्मोस जैसे कि आज दुनिया के कई देश एडवांस में पेमेंट जमा करा रहे हैं कि अब आगे जो भी दो तो हमको पहले दो। यानी हम इतने आधुनिक निर्माण करने शुरू कर दिए। पहले हमारा वैज्ञानिक, हमारी प्रतिभा, हिंदुस्तान की प्रतिभा, वो तैयार होकर के अपनी प्रतिभा का लाभ दूसरे देशों को दिया करती थी। यानी प्रतिभा हम तैयार करें, एक डॉक्टर को हम तैयार करें तो उस परिवार का खर्चा जितना होता है उससे 20 गुना खर्चा सरकार का होता है। एक इंजीनियर को तैयार करवाने में जितना उस परिवार का खर्चा होता है उससे अधिक, क्योंकि हमको कॉलेजेस बनानी पड़ती है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने पड़ते हैं, प्रोफेसर्स लगाने पड़ते हैं, सारी सुविधाएं, लेबोरेटरीज वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। ये सब सरकार खर्चा करती है। एक प्रतिभा तैयार होती है कि वैज्ञानिक हम तैयार करें और वो वैज्ञानिक बाहर जा कर के और दूसरे देश को लाभ दे। तो हमारे मोदी जी ने सोचा कि ये ठीक नहीं, हम उस प्रतिभा का यहाँ उपयोग करेंगे। तो उसको अवसर दिया, उसको सुविधाएं दी, उसको क्या चाहिए वो दिया। और उसी का तो परिणाम है कि चंद्रमा पर हिंदुस्तान ने झंडा गाड़ दिया। ये उस प्रतिभा का उपयोग हमने करना शुरू किया। आपको मालूम है कोविड के समय दुनिया मर रही थी और उस समय वैक्सीन हिंदुस्तान ने दिया। और आप में से सब लोग जानते हैं कि जो पीपीई किट तैयार किया सर्वाधिक निर्यात हिंदुस्तान ने किया ताकि दुनिया बच सकी। तो हिंदुस्तान में इनोवेशन है, प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को अवसर देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसका लाभ ये मिलेगा कि हम आत्मनिर्भर बनने लगेंगे। हमारा नेक्स्ट जनरेशन, ये जो है ना नेक्स्ट जेन जीएसटी, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से और आत्मनिर्भर रहेगी, किसी देश पर निर्भर नहीं करेगी, पराश्रयी नहीं रहेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। इसलिए हमारा कुटीर उद्योग, हमारा रॉ मटेरियल हम निर्यात नहीं करेंगे, अब कच्चा माल हम निर्यात नहीं करेंगे। कच्चे महंगाई घट रही है, अभी 2.1 हो गई। और नवरात्रा से जब ये जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएगा तो महंगाई की दर आ जाएगी 1% के स्थान पर। यानी हमारा हिंदुस्तान संपन्न हो रहा है, महंगाई घट रही है। अब उसमें कैसे आ जाएगी? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जब हमें रेवेन्यू मिल रही है, विकास के लिए धन की कमी नहीं है, देश का आम नागरिक ईमानदारी से और जीएसटी भर रहा है तो राहत दी जानी चाहिए। तो उन्होंने आज आम ज़रूरत की चीज़ें, दैनिक दिनचर्या में जो जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए उसमें उन्होंने टैक्स कम करने का और निर्णय कर लिया। आप टूथपेस्ट से ले लो, कॉस्मेटिक आइटम्स से ले लो, दैनिक दिनचर्या में जो सामग्री चाहिए
उस पर जीएसटी 0 से 5% कर दी। किसी में 0 है तो किसी में 5% है। यही नहीं, उसको रसोई की सामग्री, क्योंकि नहा धो करके तैयार होकर के रसोई में व्यक्ति जाता है, तो रसोई की सामग्री में भी उसको भी कमी कर दी। किसी में 0% कर दिया, किसी में 5% कर दिया। मसाला हो, सामग्री हो, और जो भी खाद्य सामग्री है उसको भी, और उसमें भी राहत देने का काम किया। फिर यदि उसको दैनिक अपने उपयोग में कपड़े हैं, जूते हैं, जूते यदि 2500 रुपये तक का जूता यदि व्यक्ति खरीदे उसको भी, और टैक्स 0% से और किसी पर 5% तक कर दिया। यानी वो कुछ भी, चश्मा खरीदे, पेन खरीदे, विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें ले, किताबें कॉपियाँ ले, कुछ भी ले, उसको भी उन्होंने मुक्त कर दिया। चिकित्सा के मामले में, यानी चिकित्सा चाहिए यदि किसी को, तो जीवन रक्षक दवाओं को 0% कर दिया। कैंसर की दवाओं को भी 0% कर दिया। और कोई अधिकतम दवाएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, किसी को चिकित्सकीय लाभ किसी को दिलाना है, तो उस पर टैक्स कम कर दिया। यानी या तो किसी पे 0 है और अधिकतम 5 है, इससे ज़्यादा जीवन रक्षक या किसी भी प्रकार की दवाओं को भी उन्होंने मुक्त करने का काम किया। कोई साइकिल खरीदे, कार खरीदे, एसी खरीदे, फ्रीज खरीदे, कोई मोबाइल खरीदे, इन सब भी 0 से 5% तक कर दिए। जो कभी 28% हुआ करता था, किसी पर 18% हुआ करता था, उसको 0 से 5 तक कर दिया। बढ़ाया किस पर? तंबाकू पर बढ़ाया, शराब पर बढ़ाया, लग्जरी आइटम्स पर बढ़ाया, जो कि आम आदमी उससे बच सकता है। आम आदमी को इसकी सख्त ज़रूरतें नहीं रहती है, उस पर बढ़ाया जो अफोर्ड कर सकता है। जिस निमित्त ये आज इन्होंने आयोजन किया है, जीएसटी नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो स्वाभिमान संपन्न बने, पराश्रयी नहीं रहे, इसके लिए जीएसटी रिफॉर्म्स भी उन्होंने किया। पहले आपको पता होगा कि 36 प्रकार के टैक्स लगा करते थे, और कोई भी सेल टैक्स इंस्पेक्टर किसी दुकान में चला जाया करता था तो वो दुकानदार उसका इतना स्वागत करता था जैसे कोई मुख्यमंत्री आ गया हो, उससे भी अधिक उसका सम्मान करता था। और बाकी सारे दुकानदार अपने शटर बंद करके और चले जाया करते थे, भयभीत थे। और जब 36 प्रकार के टैक्स भरने हैं एक व्यापारी को, तो कोई यदि एक आध का कोई चूक हो जाए तो पेनल्टी सहित उससे वसूली होती थी। तो ऐसी स्थिति थी। तो उन सब से निजात पाने के लिए देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सब का समावेश करके एक जीएसटी दे दिया, और एक जीएसटी दे करके और व्यापारी को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया कि बस उसको एक टैक्स भरना है, वह जीएसटी का अकाउंट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है और उसका टैक्स भरना है। ये उन्होंने व्यवस्था दी। और आपको पता होगा कि पहले जितने टैक्स पेयर थे उससे 3 गुना टैक्स पेयर्स हिंदुस्तान में बढ़ गए। चोरियां रुकी, क्योंकि अब आसानी से उसका लेखा जोखा भी हो सकता था, उसका पेमेंट भी हो जाता था, टाइम बाउंड प्रोग्राम भी दे दिए गए थे, स्लैब्स बता दिए गए थे, ये सब सबको पता था। तो इसके आधार पर व्यापारी निश्चित हो गया, उसको भय विहीन हो गया और ढंग से वो सारी व्यवस्थाएं करने लगा। अब जब ये लगा कि रेवेन्यू आ रही है, रेवेन्यू अच्छी मात्रा में आ रही है, तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स का भी रिफॉर्म्स किया था। पहले 2.5 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री था, फिर उससे बढ़ा करके और बढ़ाते बढ़ाते 5 लाख किया। तो इस बार लोगों को लगता था कि 7.5 लाख कर दे, बहुत है, लेकिन 12 लाख कर दिया। 12,75,000 तक की इनकम में उसको मुक्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात हुई। इसी प्रकार से जैसे जीएसटी से भी आमदनी होने लगी, जीएसटी से भी जब रेवेन्यू जनरेट होने लगा, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ठीक है, हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो तैयार करेंगे, विकास का काम भी करेंगे, और विकास में कहीं किसी से पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन आम नागरिक को और इसमें राहत देने की कोशिश करना चाहिए। देखिए ये मैनेजमेंट है हमारे अब राहुल गांधी जी को निर्वाचन आयोग ने भी बता दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया, फिर भी वो नहीं समझ में आए। मैं फिर से निवेदन करूंगा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, प्रतिवर्ष होता है,
जो बच्चा 18 वर्ष का नौजवान हो गया उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है, किसी कोई इस दुनिया से चला गया उसका नाम वोटर लिस्ट से कटना है, ये पुनरीक्षण हर बार होता है। अब उन्होंने क्या किया कि कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ हिंदुस्तान में मतदाता बना दिया, तो इस देश का शासन कौन करेगा? इस देश पर यह निर्णय तो हिंदुस्तान का नागरिक करेगा। कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिक हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, इसका निर्णय नहीं कर पाएगा। जहाँ तक वोट चोरी की बात करो तो बहुत स्पष्ट सबूत है इसके कि सोनिया जी हिंदुस्तान में 1980 में वोटर बन गई थी, जबकि हिंदुस्तान की नागरिक 1983 में बनी। तो वोट चोरी किसने की? बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से हराया गया, कैसे वोट काट दिए गए, कैसे वोट दूसरी तरफ डाल दिए गए, इलाके में से, सीमाओं में से बाहर निकाल दिया गया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराना ये वोट चोरी नहीं तो क्या था? अभी आपके सामने हमारे और कई नेताओं ने भी इस विषय पर खुलासा किया है कि कहाँ पर किस किस प्रकार से और वोट चोरी इन्होंने की है। तो ये जनता जानती है। और वैसे ये उनका जो हाइड्रोजन बम फ्यूज हो गया था, ये तो अपन सब ने देखा भी है समाचार पत्रों में। राजकुमार रोत बांसवाड़ा में बयान दे रहे हैं, टिप्पणी उन्होंने एक्स पे की है कि मोदी के शिलान्यास को लेकर वो एक बहुत खुशी की बात है। मैं सोचता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान के लिए एक आणविक संयंत्र लगने वाला है बांसवाड़ा में। वैसे तो रावत भाटा में है एक राजस्थान में, और दूसरा अवसर भी राजस्थान को ही मिल रहा है कि बांसवाड़ा में इस प्रकार का एटॉमिक एनर्जी और प्लांट लगने वाला है। बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, लगभग 750 मेगावाट से भी अधिक यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस प्रकार का वहाँ प्रकल्प लगने वाला है। लगभग 45,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च भी होगा। माही डैम के ऊपर वहाँ जो ये संयंत्र लगने वाला है, ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो विभिन्न विषयों पर आप सबके साथ चर्चा भी करेंगे। वैसे अभी 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और हमने सब ने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि मोदी जी चिरायु हों और देश को समृद्ध बनाने में, आम आदमी के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस प्रकार की कामना सभी हमारे आम नागरिकों ने भी की। कई मंदिरों में भी प्रार्थना अर्चना की गई इसी निमित्त। करें क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है। सब कुछ जो कुछ भी है उस देश के लिए है, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले के भारत को यदि देखें तो उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ 14 के बाद, वो हम सब के सामने है। हम सब इस बात को स्वयं महसूस भी करते होंगे। पहले की परिस्थितियाँ, पहले की स्थिति, देश अंतर का बाह्य परिस्थितियों का यदि आंकलन करें तो दुनिया के किसी भी देश को यदि वहाँ हम उसका भी आंकलन करें तो आज बहुत परिवर्तन आया है। आज हिंदुस्तान दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया। पहले के प्रधानमंत्री जी जब कभी भी विदेश में जाते थे तो कोई गंभीरता से लेता भी नहीं था, लेकिन आज ये हुआ है कि दुनिया के लगभग 40 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। कई राष्ट्राध्यक्ष उनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, कई राष्ट्राध्यक्ष उनके चरण स्पर्श तक कर लेते हैं। ये जब हमें गर्व अनुभव होता है, इस देश के आम नागरिक को भी गर्व का अनुभव होता है। यही नहीं, देश की आंतरिक व्यवस्थाओं, सैनिक का सम्मान भी कम था। कश्मीर में भी हमारा सैनिक, हमारे कई सैनिकों ने भी हमको बताया कि कश्मीर में भी हमारे सैनिक को देख करके और वहाँ की लड़कियाँ भी थूक देती थी, मन महसूस करके रह जाता था सैनिक। ऐसी स्थिति हमारे सैनिक की बनती थी, कर कुछ नहीं सकता था। कोई आतंकवादी उसको
उस पर हमला करता था और वो यदि काउंटर कर दे तो हमारे सैनिक को यह साबित करना पड़ता था कि उसके पास AK-47 थी कि नहीं थी, वो आतंकवादी था कि नहीं था। और यदि साबित नहीं कर पाया तो हमारे सैनिक को क्वार्टर गार्ड हो जाता था, उसको जेल हो जाती थी। ऐसी स्थितियाँ बनी थी। लेकिन मोदी जी ने परिवर्तन ला करके दिखा दिया। जो पहले पत्थर फेंका करते थे हमारे सैनिकों पर, उन पत्थर फेंक लड़कों को भी अब कलम पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि वो भी अब पढ़ाई करें। और बाकी सारी व्यवस्थाएं तो की, ये हम सबको पता है। पहले कोई हमारे सैनिकों के सर काट करके चला जाया करता था, और अब ये परिवर्तन आया है कि किसी ने दुस्साहस किया तो आतंकवादी केंद्रों को नेस्तनाबूद करने में, यदि 400 किलोमीटर अंदर घुस करके भी यदि सर्जिकल स्ट्राइक करना है और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है, उसके केंद्रों को नष्ट करना है, तो किया। ये परिवर्तन ला करके दिखाया। यही नहीं, हमारे यहाँ जनता का वहाँ की जनता से कभी पूछो जा करके। मैं गया था, अभी परसों मैं वहीं था, और जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई और जिनको 10 गुना पैसा मिला वो खुश है, बहुत खुश है। बाजार दर से 10 गुना मिल जाता है तो जनता तो बहुत खुश है। अच्छा, दूसरी बात है कि विकास चाहिए कि नहीं, और विकास चाहिए, इस इलाके को विकास चाहिए। इस इलाके में जो विकास की योजनाएं बन रही है तो उसका लाभ तो इस यहाँ के नागरिक को मिलने लगेगा ना। और जहाँ तक राजकुमार जी रोत के बारे में मैं एक बात बताऊँ, वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। एक सांस्कृतिक मतलब ये दुराचार कहना चाहिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। वो गलत काम कर रहे हैं। समाज को नहीं तोड़े, वो राजनीति चमकाए अपनी, लेकिन समाज को तोड़ने के लिए राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अपने योजना बताए, अपना विकास का एजेंडा बताए, अब जन सेवा करे, ये तो समझ में आता है। समाज को तोड़ने वाली बात समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करूं कि मैं सेवा करूं और मेरा विरोधी कोशिश करे कि वो मेरे से ज़्यादा सेवा करे, और मैं फिर कोशिश करूं कि उससे अधिक मैं सेवा करूं, ये तो समझ में आता है। लेकिन समाज को तोड़ करके, बिखोर करके और वोट प्राप्त कर लेना और अपने परिवार को समृद्ध करना और अपने आप को राजनीति चमकाना, ये कभी भी इस देश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने जयपुर ग्रामीण और कई सीटों पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उपचुनाव में उनकी पत्नी हारी, वोट चोरी के कारण ही हारी। और भी नया बिल भी पास हुआ है धर्मांतरण को लेकर, क्या कुछ उस पर कहना चाहिए? देखिए, मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार किसको है? जो स्वेच्छा से समझ करके, सोच समझ करके निर्णय करे। कोई लोभ से, लालच से, ब्लैकमेलिंग से और एक शिक्षा का लालच दे करके, और बच्चों को, नादान बच्चों को, नाबालिगों को, और केवल वो ये सिखा दे दूसरे अपने धर्म की बातें, मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार भी धर्मांतरण निरोधक विधेयक ये लेकर के आई है, और इसकी अब नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और उसकी रोकथाम के लिए मैं तो एक निवेदन करूंगा, इसमें जनता को आगे आना चाहिए। इसमें ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। पहला विधायिका है, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका, ये चौथा स्तंभ है। आप जो खड़े हैं इनको भी आगे आना चाहिए कि देखिए, ये आस्था है, किसी परिवार की आस्था है। अपने धर्म की अच्छी बात कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव तो दो, कोई दे रहा है क्या दूसरा दे तो दो ना, कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये लालच देना, दबाव डालना, ब्लैकमेल करना, या ये जिसको लव जिहाद टाइप का कह सकते हैं, ऐसे करके जो धर्मांतरण करे उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक साहब, धन्यवाद। ये भविष्य वेता तो मैं हूँ नहीं, मैं तो केवल आप सबके साथ ही चर्चा कर सकता हूँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते बताएंगे सर, क्या बयान है, मतलब भाजपा का क्या रुख है इस पूरे मामले में? भाजपा का स्पष्ट रुख है कि ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए, और जिस किसी को ठेस पहुँचे ऐसा वक्तव्य देना अपराध है। और बिना इतिहास को पढ़े किसी की कोई प्रशंसा कर देना, किसी की आलोचना करना, ये अधिकार किसी को भी नहीं है।
बिना अध्ययन किए बिना नहीं। सर ये जो नगर निकाय चुनाव है ये बार-बार चलते जा रहा है हाईकोर्ट अरे एक मिनट ये मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। देखिए, एक मिनट पहले उनका जवाब। अरे उनका प्रश्न आया। जो चल रहा है उसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूल बात एक यही है कि सभी ने सवाल किया, पिछले 7 दिन से मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप सरकार का नहीं आया। किसी ने स्पष्ट नहीं कहा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस स्तर पे होगी। दूसरी बात, ये जो है पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरी उदयपुर में जब विश्वविद्यालय खुला तब से लेकर अब तक केवल 2 विषय ऐसे हैं जो स्थानीय है, बाकी सभी अब तक जो विषय बने वो बाहर से बने। तो ऐसी क्या स्थिति बनती है कि किसी राजस्थान से बाहर से लाया जाता है, क्या कारण मानता है? देखिए, जब तक पूरा समीक्षा करके निर्णय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। इस पर जो भी कमेटी बनी है, जो विचार करेगी, इस पर समीक्षा करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, अध्ययन करके निर्णय लेगी, ठीक है ना। तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अपन? होगा, हो जाने दो। आपका कुछ था नगर पालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा यात्रा के निमित्त उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के प्रवास पर रहे। कल और परसों डूंगरपुर प्रवास पे थे। आज उदयपुर में आप हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को, संवाद स्तरीय को आप संबोधित करेंगे, और जीएसटी रिफॉर्म एवं आत्मनिर्भर भारत और प्रस्तावित प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बारे में आप मीडिया के बंधुओं से रूबरू होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ उदयपुर की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, एवं लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से मैं आदरणीय मंचस्थ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। हमारे प्रभारी जी प्रमोद जी भाई साहब, पारसी भाई साहब, और पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं मदन जी राठौड़ साहब से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय भाई साहब, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके द्वारा स्कीम है, अगर राजस्थान में उदयपुर ऐसा शहर है जो 44 साल से संघर्ष कर रहा है, तो सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि हाईकोर्ट बेंच जोधपुर वाले छोड़ना नहीं। वकीलों के लिए तो हाईकोर्ट नहीं है, आम नागरिक के लिए, आदिवासियों क्यों ये- नहीं आदिवासियों को उनका हक मिले। और सीजे का आज आ रहा है। देखिए, आप खुद हमें बता दीजिए। पहले केवल जोधपुर हाईकोर्ट था, फिर जयपुर बेंच लगी। अब आपकी डिमांड है, उसको उचित माध्यम से हम भी पहुंचा देंगे। जो कुछ भी निर्णय करना है, ये परिस्थिति स्थिति का आकलन करके, आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए और सक्षम नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। मैं इस विषय पर इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आपकी बात हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक सर उदयपुर में अभी पिछले 8 दिन से एक बड़ा विवाद चल रहा है यूनिवर्सिटी। और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े से बड़े प्लांट है, एक रावत भाटा भी राजस्थान में, और ये भी आपके बांसवाड़ा वाला भी, ये भी राजस्थान में। तो हमारे लिए तो सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। जब ये बन जाएगा, जब तैयार होगा, तो आपको तो ऊर्जा पहले तो आप ही को मिलेगी, सबसे पहले आप ही को मिलने लगेगी। ये विकास होगा, इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा, इस क्षेत्र के किसान समृद्ध होंगे, इस क्षेत्र के आम नागरिक को पर्याप्त मात्रा में बिजली और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं वो सब मिलने लगेगी, विकास होगा। यही निवेदन करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलमोस्ट सारे पार्टी के नेता भी उसका विरोध कर चुके हैं। बीसी ने एक बयान दिया था मेवाड़ की धरती पर, औरंगजेब की प्रशंसा की थी और कहा था एक कुशल प्रशासक है। तो इसको लेकर सरकार या पार्टी क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक इतिहास का पूरा अध्ययन कोई नहीं कर ले, तब तक किसी भी प्रकार का बयान देना नहीं चाहिए। किसी ने बिना ध्यान, बिना पूरा अध्ययन किए एक पहलू पर बयान कर दिया, जबकि किसी भी शासक की प्रशंसा करते हैं तो वो सारे सर्वांगीण सोच होनी चाहिए। केवल एक बिंदु पर विचार करके कह देना, मैं सोचता हूँ कि अच्छा नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और जिसने भी दिया, हालांकि उन्होंने सॉरी भी किया है, बाकी सब कुछ भी किया है, लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि ये आवश्यकता नहीं पड़े। पूरा ध्यान देना चाहिए कि किसी एक विषय पर किसी ने काम कैसा किया और उसका बाकी व्यवहार कैसा रहा, ये भी आकलन किए बिना कभी भी स्टेटमेंट नहीं देना।
नहीं, मेरा कहने से नहीं होता है। देश की जनता करेगी, राज्य की जनता करेगी, अपने क्षेत्र के नागरिक करेंगे। मेरे अकेले के कह देने से कुछ भी नहीं होता। कल सरकार के मंत्रियों ने स्वीकार कर ली कि माफी मांग ली, और क्या चाहिए? नहीं, हम इस पे, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करूंगा। जिसने कहा उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं भी यदि बात रखूंगा तो मेरे भी ये इस समय तो व्यक्तिगत ही होंगे, क्योंकि मैं पार्टी लेवल पर मैंने इसकी समीक्षा की नहीं। सर, आपका संगठन पूरा बर्खास्त करने की मांग एक एक करो, एक एक। पार्टी ने एक प्रस्ताव लिया उदयपुर में, बीजेपी शहर जिला ने, और जनजातीय मंत्री ने भी कहा कि उनको बर्खास्त किया जाए। पूरा संगठन बर्खास्त करने की मांग कर रहे, उस पर आप क्या कहेंगे संगठन अध्यक्ष? देखिए, ये सब इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। क्या स्टेटमेंट था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, उसका एक बार उसको बुला करके पूछताछ भी करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, जनहित का निर्णय लेंगे। आप 4 स्टूडेंट जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, कोई पूछने नहीं है। एक निवेदन है मेरा, उनसे पूछने नहीं है। मेरा उनसे ये निवेदन है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए, ये फैसले भूख हड़ताल से नहीं होते, ये फैसले समीक्षा करके निर्णय करने से होंगे। भूख हड़ताल करना अपने आप को तकलीफ देना है। जब अपराध करे कोई और सज़ा खुद भुगते, ये ठीक बात भी नहीं है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे, और मैं भी देखता हूँ, भूख हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपराध कोई करे और सज़ा खुद भुगते, ये तो मैं सोचता हूँ कि विचार करना चाहिए उनको। और लेकिन दोनों ही संगठन ये कह रहे हैं कि निष्कासन के बाद ही आंदोलन खत्म होगा, चाहे नहीं, आंदोलन करे, और उदयपुर में भूख हड़ताल नहीं करे। मैंने भूख हड़ताल के लिए निवेदन किया है। पहली बार भूख हड़ताल एक ऐसी चीज़ होती है कि निर्णय करने में समय लग गया तो भूखा कब तक रहेगा, ये ठीक बात नहीं है। तो उनको भूख हड़ताल तुड़वाना चाहिए। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि भूख हड़ताल नहीं करे, आंदोलन करे, बात रखे, अपना विचार रखे, विरोध करे, वो सब संभव है। लोकतंत्र में ये सब ठीक है। भूख हड़ताल को थोड़ा सा टालना चाहिए। भाई साहब, मैडम का 2 तरह का बयान आ रहा है अंग्रेजी अखबारों में। वो एक तरफ ये कहती है कि राइट विंग जो है, राइट विंग के जो लोग हैं वो मेरे ऊपर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो क्या उनको मानना चाहिए कि वो लेफ्ट से बिलोंग करती है? देखिए, राइट और लेफ्ट किसी भी वीसी को ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है, और ये राइट लेफ्ट का है भी नहीं, हिंदुस्तान का है, हमारे मान बिंदुओं का है। इसलिए ये तो उन्होंने गलत किया है, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन उसने माफ़ी क्यों मांगी? यदि वो राइट लेफ्ट करती तो माफ़ी क्यों मांगती? तो माफ़ी मांगी है ना, इसका मतलब अपराध बोध तो है ही है ना, अपराध किया है। तो वो ठीक, विचारधारा से है भाई साहब? वो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, माओवादी मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, उसको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ना। क्या होता है, व्यक्ति को भी पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना भी पड़ता है। तो ये पहले उसको तो समझ लूँ कि वो है क्या। वैसे एक लास्ट सवाल, हमने जब उनसे बात की तो वो अपनी बात पे तो अड़िग है कि जो मैंने कहा है वो सही है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान और अकबर की तरह औरंगजेब महान नहीं था। तो एक तो उन्होंने अकबर को महान बता दिया, और उसके बाद वो माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अपनी बात पे वो अड़िग है। देखिए, क्या होता है, इतिहास पढ़ना होता है, पढ़ता है तो एक पहलू को पढ़ लिया। मान लो उदाहरण के लिए कि किसी की बहादुरी की प्रशंसा कर ली, ठीक है ना, और सामने हम थे और आप बहादुर थे, तो मैं क्या करूँगा? इसलिए ये बातें कई किस विषय को लेकर के उसने बात की है, मैं इसको समझ के ही जवाब दूंगा।